हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल क्लोज एक्ट। तो जनरल क्लोज एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि हमें एक बेस, सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का बेस समझने की ज़रूरत रहती है। किसी भी चैप्टर का बेस अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि हम चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, तब तक पढ़ना ना पढ़ना बेकार है। सीधी एंड सटीक बात। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। तो एग्जाम्पल पहले ढंग से आपको समझना है। एक फादर थे, उनके 5 बेटे थे, ठीक है। कितने बेटे थे? 5। एक का नाम ए था, बी था, सी था, डी था एंड ई था। अंडरस्टैंड? फादर चालाक थे। जितने फादर चालाक थे, उनके बेटे उनसे भी ज़्यादा जिद्दी और चालाक थे। हर चीज़ में उनको बहाना निकालना, ये वो, मतलब फालतू नाटक करना था। फादर ने एक दिन अपने सभी बेटों को बुलाया और मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए बोला। ए को बोला कि बेटा तुम एप्पल खरीद के लाओ, ठीक है। बी को बोला तुम मैंगो खरीद के लाओ। सी को बोला तुम बनाना खरीद के लाओ। एंड डी एंड ई को कैरेट एंड टोमेटो खरीदने के लिए बोल दिया। सारे बेटे बहुत दुखी मनी मन में। अब करे तो करे क्या, जिद्दी भी थे। कोई भी काम वो स्टार्ट करते थे उससे पहले उसका पूरा निचोड़ उनको निकालने की आदत थी। मतलब काम तब तक नहीं करते थे तब तक उसकी, जैसे अगर एप्पल क्या है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एप्पल होता क्या है, कैसे उगता है, कहाँ ज़्यादा उगता है, कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब बिना मतलब की बात करना उनकी आदत थी और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना। लेकिन बाप तो बाप होता है, बाप को भी पता था कि अपने बेटे किस हद तक जा सकते हैं। ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने एज एक्सपेक्टेड सेम सवाल उठा कि हम तो तभी सामान लेने जाएंगे जब हमें एप्पल का मतलब पता होगा। सब खुद के डायरी एंड पेन, सब फादर के पास भी खुद की डायरी रहती है एंड इन 5 बेटे के पास भी खुद की डायरी रहती है। एप्पल लिख के लेके आ गए सबने, जिसको जो जो लाने के लिए कहा गया था वो सामान लिख के अपनी डायरी में लेके आ गया और बोला कि अब बताओ एप्पल का मतलब क्या होता है, मैंगो का मतलब क्या होता है, बनाना का मतलब क्या होता है, ये कैसे उगते हैं, मतलब उनकी पूरी डिटेल आप हमें बताओ। फादर दुखी कि अब मैं एक एक को ऐसे बताऊंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा, फालतू में डायरी भी भरेगी और मतलब हर तरीके से दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है। तो फादर ने कहा कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब मैं तुम्हें एक एक को सब बताऊंगा। एक को बताऊंगा एप्पल क्या है, एक को बताऊंगा मैंगो क्या है, इससे बढ़िया मैं खुद ही जाके ले आऊंगा ना यार। तुम एक काम करो, फादर पहले से चालाक थे, उन्हें पता था ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने अपनी डायरी में इन सब की पूरी प्रोसेसेस, सब कुछ अपने डायरी में लिख रखा था कि एप्पल क्या है, कैसे उगती है, मैंगो क्या है, ये वो सब कुछ इन्होंने इनकी डायरी में मेंशन कर रखा था। तो फादर बोले कि तुम मेरी डायरी मेंशन कर लो, मेरी डायरी के अंदर जो लिखा हुआ है, वट एवर इज मेंशन्ड इन माई डायरी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ योर टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ योर ग्रोसरीज जो मैं मंगवा रहा हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो मैं मंगवा रहा हूँ, उन सब के लिए वही चीज़, वही डेफिनेशंस, वही प्रोसेस एप्लीकेबल होंगी जो मेरी डायरी में लिखी हुई हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? क्लियर? अब ऐसा फादर ने क्यों किया? क्योंकि एक तो उसके इतने सारे बेटे थे, अब वो एक को समझाएगा तो इससे अच्छा वो खुद ही सामान ले आएगा ना, ठीक है। तो समझो फादर यहाँ क्या हुआ। अब हम इसको लॉ की पर्सपेक्टिव से उसके अंदर चेंज करते हैं। लॉ, आपका जो फादर है वो क्या है? जनरल क्लोज एक्ट। क्या है? जनरल क्लोज एक्ट। ए क्या है? ए बी सी डी ई बहुत सारे एक्ट हैं। आप ए को मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, वट एवर। अब कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशंस रिपीटेटिव इन नेचर होती है, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशंस को जनरल क्लोज एक्ट, उनकी सारी डेफिनेशंस को जनरल क्लोज एक्ट
के अंदर वो मेंशन होती हैं, ताकि उससे क्या होता है कि सिर्फ इन एक्ट्स में उसका रेफरेंस दे दिया जाता है, ताकि बार बार उन डेफिनेशंस को रिपीट ना करना पड़े। तो आई जनरल क्लोज एक्ट की रोल क्या है जनरल क्लोज एक्ट का? जनरल क्लोज एक्ट के अंदर वो सभी डेफिनेशंस कवर्ड हैं जो सभी एक्ट्स के लिए कॉमन है और सभी सेंट्रल एक्ट्स पे वो अप्लाई होती हैं, सभी पार्लियामेंट्री एक्ट्स पे वो अप्लाई होती है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसकी जो बेस है चैप्टर का वो समझने वाले हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव चैप्टर का? अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ऑब्जेक्टिव इजीली समझ आ जाएगा। सो लेट्स डिस्कस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले जनरल क्लोज एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों जनरल क्लोज एक्ट को लाने के पीछे क्या उनका मुख्य बिंदु है, मतलब क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली वो हम डिस्कस करते हैं। मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने एक ही चीज़ को 3-3 4-4 बार घुमा घुमा के दे दिया। बाय द वे जो भी है हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। जो मैंने बॉक्स में डाल रखा है ना, बॉक्स में जो डाल रखा है वो इसके कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स को आपको एग्जाम में भी मेंशन करके आना है भाई साहब, ठीक है। ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक कीवर्ड को हम समझते हैं। अगर आपने अभी एग्जाम्पल को समझा है तो ये ऑब्जेक्टिव आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सबसे पहले शॉर्टन द लैंग्वेज। तो शॉर्टन द लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? एक्ट, हर एक्ट में, जैसे कि अब भाई उस हर बंदे की डायरी में अगर एक सेम चीज़ जो एक कॉमन बुक में, फादर की बुक में लिखी हुई है, एक बुक में लिखी हुई है, लेकिन अब 5 बुक में उस चीज़ को लिखना पड़ता है अलग अलग से। तो शॉर्टन द लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज को शॉर्ट कर दिया गया, एक ही जगह वो चीज़ आपको मिल जा रही। यूनिफॉर्मिटी में का मतलब क्या हो गया कि फिर एग्जाम से कोरिलेट, आपको एग्जाम्पल से कोरिलेट करना है। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो फादर की बुक में लिख रहा है वो सभी के लिए सेम वे में एप्लीकेबल है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी भी आपको, यूनिफॉर्मिटी का यही है कि जनरल क्लोज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन क्लोज जनरल क्लोज एक्ट के अंदर लिखी है वो सभी एक्ट्स के लिए सिमिलर ही है, ठीक है। वो बात अलग ही कि जो एक्ट जैसा होगा उस अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन इंटरप्रेट होगी, ठीक है, वो सेपरेट चीज़ है। थर्ड चीज़ स्टेट कन्वीनियंट रूल्स। तो जनरल क्लोज एक्ट के अंदर क्या है कि जो रूल्स है ना वो लिखे हुए हैं। हर रूल्स, अब हमारी एक टर्म आ गया रूल्स, तो हमें ये बात जानना भी इम्पोर्टेंट है कि रूल्स क्या होते हैं एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। इस चीज़ का डिफरेंस हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। तो रूल्स क्या है? रूल्स वो हैं कोई भी जनरल कोई इंस्ट्रक्शन अपने को मिल गया तो उसको जब हम फॉलो करते हैं तो वो है रूल्स। और कोई रूल्स जो लेजिस्लेचर में पास हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं रेगुलेशन। मतलब जो जब तक पास नहीं होते, अगर उन्हें भी जब हम फॉलो कर रहे हैं तो वो रूल्स है, लेकिन जो लेजिस्लेचर में पास हो गए तो वो रेगुलेशन में बदल जाते हैं। तो ऐसे स्टेट कन्वेंट रूल्स, जो रूल्स हैं वो उसके अंदर जनरल क्लोज एक्ट में लिखे हुए हैं, किसी भी टर्मिनोलॉजी को लेके या हर चीज़ को लेके, जो हर एक्ट में सिमिलर तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। हर सेंट्रल एक्ट में, सिर्फ सेंट्रल केंद्रीय एक्ट में ही नहीं, स्टेट एक्ट में भी वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे। इंपोर्टिंग कॉमन फॉर्म क्लोज, ठीक है। तो जो क्लोजेस के रूप में जनरल क्लोज एक्ट के अंदर जो उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है, तो उन सब के लिए कॉमन क्लोज जो हर एक्ट में मेंशन कर दिया जाता है। हर एक्ट में क्लोज मेंशन कर दिया जाता है, जिस क्लोज के रेफरेंस से हम उस डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें पूरे डेफिनेशन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है जनरल क्लोज एक्ट की ऑब्जेक्टिव, ये है जनरल क्लोज एक्ट का रोल। तो जनरल क्लोज एक्ट आया है, जनरल क्लोज एक्ट अब का नहीं है, बहुत पहले का है और 2 से 3 बार ये मॉडिफाई भी किया गया है। 2 से 3 बार इसको मतलब चेंज किया गया है कुछ, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैं सबसे बढ़िया बता रहा हूँ। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको याद करते हैं। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है। शॉर्ट फॉर्म क्या बनाई है कि कॉमन रूल्स, लिखो इधर, कॉमन रूल्स क्या होते हैं? कॉमन रूल्स, यूनिफॉर्म एंड
शॉर्ट होते हैं। कॉमन रूल्स यूनिफॉर्म एंड शॉर्ट होते हैं। ये आपको, ये लाइन आपको याद रखनी है। कॉमन का मतलब ये, कॉमन रूल्स का मतलब ये, यूनिफॉर्म का ये, एंड शॉर्ट का ये। तो इससे क्या है कि जब आपको ये कीवर्ड याद रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। तो फिर से हम ऑब्जेक्ट एक बार देख लेते हैं। शॉर्टन द रूल्स मतलब शॉर्टन द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को छोटा करना। यूनिफॉर्मिटी मतलब हर जगह सेम रूल अप्लाई होंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। रूल्स जनरल क्लोज एक्ट में डिफाइन है हर टर्मिनोलॉजी के, लेकिन एंड इंपोर्टिंग कॉमन क्लोज मतलब कि हर जगह कॉमन क्लोज जो जनरल क्लोज एक्ट के अंदर है क्लोज के फॉर्म में दे रखा है, तो कॉमन क्लोज हर एक्ट में हम पुट कर देंगे जिससे डायरेक्टली उसका रेफरेंस हमें जनरल क्लोज एक्ट से मिल जाएगा। करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी की सेकंड थिंग जो एप्लीकेबिलिटी गिवन है कि कहाँ कहाँ ये जो रूल है वो अप्लाई होने वाला है। वैसे तो ये जो रूल है वो सभी एक्ट्स पे सिमिलर रूप से अप्लाई होगा, चाहे वो कोई सा भी एक्ट हो। ठीक है, अब इसमें गिवन है, क्लियर कट लिखा हुआ है इंडियन पार्लियामेंट एक्ट। जो इंडियन पार्लियामेंट एक्ट है उस पे भी ये रूल अप्लाई होगा। उस पे जो जनरल क्लोज एक्ट है वो अप्लाई होगा इंडियन पार्लियामेंट एक्ट्स पे। डोमिनियन लेजिस्लेचर एक्ट पे भी ये अप्लाई होगा। अब क्या है डोमिनियन लेजिस्लेचर एक्ट? जो टेम्पररी एक्ट था इंडिपेंडेंस, जो हमारी इंडिपेंडेंस जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम तुरंत तो एक्ट बने नहीं थे, ठीक है, तुरंत तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। तो उस टाइम टेम्पररी लेजिस्लेचर जो बनाया गया था उस पे भी जनरल क्लोज एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है। थर्ड, एक्ट पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले जो भी एक्ट्स पास हुए थे उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। क्या ये, क्या मैं? नहीं, जनरल क्लोज एक्ट। ठीक है, मैं और आप अप्लाई नहीं होंगे, जनरल क्लोज एक्ट अप्लाई होगा। फोर्थ क्या है? आर्टिकल 367। आर्टिकल 367 क्या है? आर्टिकल 367 इंटरप्रेट करता है जनरल क्लोज एक्ट को। क्या इंटरप्रेट करता है जनरल क्लोज एक्ट को? कि जनरल क्लोज एक्ट उसी तरीके से जैसे कि सेंट्रल एक्ट पे अप्लाई होता है उसी तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पे भी ये अप्लाई होगा सिमिलर वे में जैसे कि सेंट्रल एक्ट पे अप्लाई होता है। इफ एंड बट मतलब एक्सेप्शन आ गया। क्या? कि अगर 372 आर्टिकल 372 के अंदर कोई मॉडिफिकेशन किसी टर्म में दे रखा है, सेम चीज अगर जनरल क्लोज एक्ट में भी दे रखी है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन अगर 372 आर्टिकल दे रखा है तो हम फिर 372 आर्टिकल 372 के साथ जाएंगे। उसके अलावा जो डेफिनेशंस जनरल क्लोज एक्ट में गिवन है हम उसी जनरल क्लोज एक्ट की डेफिनेशन के साथ जाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो या फिर सेंट्रल एक्ट हो या फिर स्टेट का एक्ट हो। आई बात समझ में? तो ये आपको एप्लीकेबिलिटी ध्यान रखनी है। ये मैं कॉमन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ बेस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शंस जैसे कि सेक्शन 3, 4 हम इन पे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल क्लोज एक्ट अप्लाई सभी एक्ट्स पे होगा सिमिलर वे में, बट किस तरीके से इंटरप्रेट होगा वो उस एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल क्लोज एक्ट की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करेंगे। सिमिलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उस अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन वो इंटरप्रेट होंगी। तो मतलब एक्ट टू एक्ट वो वेरी करेंगी बट कंटेंट सेम होगा, रेफरेंस सेम होगा। और सेम एक्ट जैसे सेंट्रल एक्ट में अप्लाई होता है, जैसे सेंट्रल एक्ट में अप्लाई होता है वैसे ही ये स्टेट जनरल क्लोज एक्ट में भी अप्लाई होगा। इसमें कतई संदेह नहीं और संदेह रखना भी नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक लॉ की टर्मिनोलॉजी। बेसिक लॉ की टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल नाम तो सुना होगा, हे बेड़ो नाम तो सुना होगा, काम भी सुन लो। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल किसी भी चैप्टर, जैसे हमने ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा अभी,
ये ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इस चैप्टर का प्रेम्बल था। प्रेम्बल क्या है, किसी भी चैप्टर का स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव बताना। स्कोप, किसी भी चैप्टर का स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस उस किसी एक्ट का जो होता है वो प्रेम्बल होता है उसका। ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है चैप्टर की, और इंटेंशन हमें प्रोवाइड करता है लॉ मेकर की क्या इंटेंशन है इस एक्ट को बनाने के पीछे। ठीक है, प्रियम्बल तब भी हमें हेल्प करता है जब मान लो कि कोई डेफिनेशन या कोई वर्ड है जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, तो हम उसका प्रियम्बल देख के उसके ऑब्जेक्टिव को देख के उसका करेक्ट मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम लॉ की जो इंटेंशन है लॉ मेकर की उसको ही हम डिफीट कर दें, नहीं, हम उसका प्रॉपर मीनिंग का सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं प्रेम्बल से। तो हमने प्रेम्बल भी डिस्कस कर लिया। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन, कानून के कुछ मुख्य जो बिंदु हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ मुख्य डेफिनेशंस की परिभाषाओं की, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया प्रेम्बल। हम एक्ट को समझ रहे हैं, जनरल क्लोज एक्ट है ये सिर्फ समझने लायक, बेसिक लॉ को समझने के लिए जनरल क्लोज एक्ट बनाया गया है, और लॉ की जो डेफिनेशन है उसको ये कवर अप करता है ताकि बार बार रिपीटेशंस ना हो। तो अब हमने समझा प्रेम्बल। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कुछ छोटे छोटे मतलब जो आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, डेफिनेटली आपको जाननी ही है। कुछ डेफिनेशंस होती है, जैसे कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी की डेफिनेशन किससे स्टार्ट होती है कि कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स, तो जो वर्ड आ गया मीन्स, उसको भी लॉ में बिल्कुल बारीकी से डिफाइन किया गया कि उस मीन्स का मतलब क्या है, वो मीन्स क्या कहता है। लॉ का मतलब ही बारीकी, आपको एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप लॉ में एक्सीलेंसी कर सकते हो। तो जब यह मीन्स, मीन्स का मतलब क्या है कि वो जो डेफिनेशंस है, जो डेफिनेशन है कंपनी की, जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ठीक है, वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो जहां भी जिस भी डेफिनेशन में मीन्स आता है उसका मतलब समझाना, वो भी वो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है। एग्जाम्पल कंपनी मीन्स। ठीक है, किसी डेफिनेशन में आता है इंक्लूड, स्टार्टिंग में उसके स्टार्ट होती क्या जाता है इंक्लूड, तो मतलब क्या है कि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। जैसे कि डेफिनेशन में अगर डिबेंचर, डिबेंचर इंक्लूड्स, तो डिबेंचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन है। मीन्स का मतलब वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इंक्लूड का मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, आई बात समझ में। ये सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी है सेल एंड मे, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। सेल एंड मे का मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। सेल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सेल का मतलब है मैंडेटरी। जिस भी डेफिनेशन में आपको सेल दिख जाए उसका मतलब लॉ मेकर की इंटेंशन है कि वो मैंडेटरी फॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैंडेटरी वो फॉलो होना चाहिए। वहाँ लॉ मेकर की इंटेंशन यही है, ऐसे नहीं कि वहाँ वो रिलैक्सेशन दे रहा है। लॉ मेकर चाहता है जहाँ उसने सेल यूज किया कि मैंडेटरी आपको एप्लीकेबल है। वहीं दूसरी ओर में जिस भी डेफिनेशन में मे आ जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे रिलैक्सेशन है, वहाँ आप उसको फॉलो कर भी सकते हो ना भी कर सकते हो। तो मे जहाँ भी लॉ में आ जाता है मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहाँ सेल आ जाता है वो मैंडेटरी होना है, 100% मैंडेटरी है, करना ही करना है मतलब। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन है मे के अंदर, एक डेफिनेशन जिसमें मे आ रहा है उसको हम एज ए रिलैक्सेशन नहीं लेंगे। जहाँ मे आ रहा है उसको हम एज ए रिलैक्सेशन नहीं लेंगे, उसको हम एज ए सेल ट्रीट करेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है। जैसे कि सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज। यहाँ आ गया मे बी, आ गया यहाँ मे बी, लेकिन यहाँ मे बी का मतलब क्या है, मे बी का मतलब कि वो लॉफुल पर्पज से भी हो सकती है और अनलॉफुल पर्पज से भी हो सकती है। नहीं,
क्या कोई कंपनी अनलॉफुल पर्पज से बनेगी क्या कभी? यहाँ में आ गया तो उसका मतलब हम रिलैक्सेशन नहीं मानेंगे, यहाँ हम क्या मानेंगे कि ये मैंडेटरी है कि वो लॉफुल पर्पज से ही होगी। ये एक एक्सेप्शन है मे का। आई बात समझ में? तो आपको बारीकी से लॉ की टर्मिनोलॉजी जाननी है। अगर आप लॉ की टर्मिनोलॉजी समझ गए तो डेफिनेटली यू विल स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स। गजब भाई गजब, एकदम तोड़ू। तो आपको जो मैंने आज बताया वो आपको समझ आया होगा। हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 3 में सारी डेफिनेशनल क्लोज हैं, डेफिनेशंस हैं, एंड सेक्शन 4 में उनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से समझेंगे इस चीज़ को कि क्या है डेफिनेशंस, क्या है। उन डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे, याद भी करेंगे, लॉजिक्स भी लगाएंगे, एग्जांपल्स भी लगाएंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे, इस चैप्टर का डर दूर भगाएंगे। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके बताएं क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर मेरे को करना चाहिए, ये भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें आपके सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको भी जनरल क्लोज एक्ट में दिक्कत है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नोट्स है, नोट्स की PDF मैं आपको हो सकेगा तो या तो हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा या फिर मैं ट्राई करूंगा कि आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएं कंप्यूटराइज नोट्स। ठीक है, सो लेट्स सी, नोट्स आपको जैसे भी होंगे मिल जाएंगे, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना।